हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। आज हम आए हैं एक नए सीरीज के साथ। ये सीरीज पूरी तरह से असम पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर बेस्ड होगा। ये सीरीज में हम एपीएससी रिलेटेड सभी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि सिलेबस, बुक लिस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स और अन्य सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम सॉल्व करेंगे एपीएससी द्वारा दिया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो एपीएससी 2021 के लिए बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं इस जो पेपर जो है जीएस पेपर 1, इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, एपीएससी प्रीलिम्स का जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज पेपर 1, ये आपका होता है 200 मार्क्स का और इसका टोटल क्वेश्चंस होता है 100 क्वेश्चन। तो इसका जो सिलेबस है, चलिए देख लेते हैं कि ये कवर इस क्वेश्चंस इसमें किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपका ये पहला टॉपिक होगा आपका करंट अफेयर्स, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से ही पूछा जाएगा। फिर आपका आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर आपका आएगा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी यानी एनवायरमेंटल साइंस और जनरल साइंस। देखिए, इस टोटल पेपर जो है 200 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें आपका 30 to 35 क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका ये आसाम के ऊपर। ये टोटल आसाम बेस्ड रहेगा, ये 30 to 35% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन जो है इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा जनरल स्टडीज का पेपर 1 और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स इंटरनेशनल एंड एसोसिएटेड इवेंट्स इन न्यूज कंट्री। तो यहाँ पे ये हमारा इवेंट दिया गया है, इसमें हमें मैच करना है कि ये वाला ऑप्शन जो है इसके साथ जो है ये करेक्ट है या नहीं। तो देखिए, कलरफुल रिवॉल्यूशन दिया गया है सिंगापुर के साथ, लेकिन आपको तो पता होगा कि कलरफुल रिवॉल्यूशन सिंगापुर के साथ नहीं बल्कि आपका सोवियत नेशंस के साथ था। तो ये हो जाएगा हमारा गलत। फिर अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन, तो ये भी आपका इजिप्ट के साथ दिया गया है, लेकिन ये भी आपका गलत है, ये आपका तो हांगकांग के साथ था। सो ये भी हो जाएगा गलत। और वेलवेट रिवॉल्यूशन दिया गया है आपका आर्मेनिया के साथ, लेकिन आर्मेनिया के साथ तो ये वेलवेट रिवॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था। देयरफॉर ये हो जाएगा आपका करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट। दैट इज ऑप्शंस में क्या दिया गया है आपका 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 ओनली, 1, 2 and 3। तो ओनली 3 ओनली विल बी द करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसरो सीन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन। तो इसरो सीन जो न्यूज में रिसेंटली देखा गया था, ये क्या है आपका। इसरो सीन आपको मालूम होगा, ये था आपका हमारा इसरो द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो रॉकेट प्रोपल्शन में यूज किया जाने वाला ऑल्टरनेटिव, एस एन ऑल्टरनेटिव, हाइड्रोजन और कार्बन के ऑल्टरनेटिव के तौर पे इसको यूज किया गया था। तो ये आपका क्या था, ये हो जाएगा इको फ्रेंडली केरोसिन बेस्ड रॉकेट फ्यूल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, इको फ्रेंडली केरोसिन बेस्ड रॉकेट फ्यूल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। With reference to the cool coalition sometimes seen in the news, consider the following statements. It is a global effort led by the UN environment. It aims to inspire ambition and accelerate action on the transition to clean and efficient cooling. तो देखिए क्या लिखा है, It is a global effort led by the UN environment। तो हाँ, ये तो करेक्ट है, ये आपका UN से ही ये लीड किया गया था। और उसके बाद है क्या, It aims to inspire ambition and accelerate action on the transition to clean and efficient cooling। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस। देखिए नंबर सी में दिया गया है बोथ 1 and 2, तो आपका ये ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री हैपेंड अर्लीस्ट। तो देखिए इसमें हमें जो सीक्वेंस दिया गया है, क्रोनोलॉजी को हमें आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सबसे पहले हुआ था वो हमें टिक करना है। तो एमरजेंस ऑफ द सुल्तानेट ऑफ गोलकोंडा, तो ये आपका कौन सा ईयर पे हुआ था, ये हुआ था आपका 1518 पे। ये जो सुल्तानेट ऑफ गोलकोंडा है ये आपका हुआ था आपका 1518 पे। फिर आता है ऑप्शन बी में कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा बाय द पोर्चुगीज, ये हुआ था आपका 1510 पे। फिर आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बामनी किंगडम, ये कब हुआ था, ये देखिए आपका बहुत पहले का इवेंट है, ये हो जाएगा आपका 1347 पे। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर बाय बाबर, तो ये हो गया आपका कौन सा ईयर, 1526। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सबसे अर्लीस्ट हुआ था ये कौन सा होगा आपका,
1347, that is option number C, establishment of the Bahmani kingdom will be the correct answer for the given question. So let's move to the next question. Yuan Sang visited during the reign of which of the following rulers? तो ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धना के रूल पे ह्वेन सांग ने इंडिया को विजिट किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, with reference to British India's history, William Adams' report in the 1830s was related to। तो विलियम एडम का रिपोर्ट जो ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में किस चीज पे बेस्ड था? तो आपका विलियम एडम्स का जो रिपोर्ट है ये था आपका एडुकेशन के ऊपर। तो इससे आप याद रख सकते हैं एडुकेशन के ऊपर जो बेस्ड था 1830 का रिपोर्ट, वो इसमें क्या है ऑप्शन, प्रोग्रेस ऑफ एडुकेशन इन द लोकल स्कूल्स ऑफ बंगाल रीजन। तो यहाँ पे सिर्फ बंगाल नहीं, यहाँ पे बिहार रीजन भी था, तो आपको ये याद रखना चाहिए बिहार रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिमालयस। तो इसमें क्या दिया गया है आपका, हिमालयस आर पैरेलल रेंजेस व्हिच हैव इमर्ज्ड इन 3 डिफरेंट फेजेस। तो हिमालयस का तो 3 डिफरेंट फेज है, वो आपको पता ही है। फिर आपका आता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट सेपरेट्स द हिमालयन फ्रॉम तिब्बत प्लेटो। इसमें क्या है, MFT आपका सेपरेट करता है हिमालय और तिब्बत प्लेटो को। उसके बाद आता है क्या, इंदस इज द ओनली एंटीसीडेंट रिवर इन द हिमालयस, यानी हिमालयस का फॉर्म होने का पहले सिर्फ इंदास ही एक रिवर था। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं इन सभी तीनों ऑप्शंस को। तो हिमालय से पैरेलल रेंजेस व्हिच हैव इमर्ज्ड इन 3 डिफरेंट फेजेस, ये तो चलिए ये तो करेक्ट है। फिर आपका है MFT सेपरेट्स द हिमालयन फ्रॉम तिब्बत प्लेटो। तो ये आप तो आपका गलत है, ये MFT नहीं बल्कि ये आपका आ जाएगा ये MCT, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो सेपरेट करता है, MFT नहीं। फिर आपका आता है क्या, इंडस इज ओनली एंटीसीडेंट रिवर इन द हिमालयस। तो ये भी आपका गलत है, ये सिर्फ इंडस नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र, आपका गंगा, ये सब एंटीसीडेंट रिवर्स है। तो ये भी आपका हो गया गलत, ये भी आपका हो गया गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए, 1 ओनली, दैट इज हिमालयस आर पैरेलल रेंजेस व्हिच आर इमर्ज्ड इन 3 डिफरेंट फेजेस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पुदुचेरी एनक्लेव्स लाई इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो जो पुदुचेरी का जो एनक्लेव है, अर्लियर नोन एज पौंडीचेरी, इसका जो एनक्लेव्स है ये कौन से स्टेट्स में लाई करते हैं? तो देखिए ये पौंडीचेरी जो एनक्लेव्स है ये आपका 3 स्टेट्स में लाई करता है, दैट इज तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1, 2 and 3 only, that is option number C will be the correct answer। तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश में पौंडीचेरी का एनक्लेव्स मौजूद है। 8 का आंसर है C, 1, 2 and 3 ओनली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रेज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी इज मेंशन्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नहीं इसमें तो मेंशन नहीं किया गया, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ इसमें तो मेंशन किया गया है, और प्रियम्बल इसमें भी मेंशन किया गया है। देयरफॉर हम लोग का 2 और 3 करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज लीगल एंटिटीज। तो लीगल एंटिटीज में कौन सा, ये सभी ऑप्शन में से कौन सा कंसिडर किया जा पाएगा? तो लीगल एंटिटीज क्या होता है आपका? लीगल एंटिटीज मतलब जिसका कोई लीगल राइट्स हो। तो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया है, हाँ इसका भी लीगल एंटिटीज बनता है। हिंदू टेम्पल डेटी मतलब हिंदू टेम्पल गॉड, डेटी मतलब गॉड गॉडेसेस। तो देखिए गॉड और गॉडेसेस का तो हम लीगल कोई एंटिटी तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, देयरफॉर ये तो आपका गलत होगा। और फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इसका भी आपका लीगल एंटिटी आ जाएगा, देयरफॉर 1 and 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में क्या है, 1 and 3 ओनली, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी, 10 का ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड ए डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। तो डोमिनियन स्टेटस यानी इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो किसने प्रपोज किया था? तो देखिए पहले एनालाइज करते हैं सभी ऑप्शंस को। ऑगस्ट ऑफर्ड क्या है? ऑगस्ट ऑफर्ड देखिए 1940 पे वाइसरॉय लिनलिथ गो ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मोर इंडियंस को ऐड करने का जो ऑफर दिया था वो था आपका ऑगस्ट ऑफर। साथ ही साथ
देखिए जो माइनॉरिटी ओपिनियन को फुल वेट था वो भी देना उसमें ऑगस्ट ऑफर में ही मतलब प्रपोज किया गया था, और आपका ये डोमिनियन स्टेटस जो है इसका भी जिक्र ऑगस्ट ऑफर में किया गया था। देयरफॉर ये तो हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ये 1940 वाला जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। फिर आता है क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल आपका हुआ 1942 पे। तो देखिए इसका एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री, आपको इसको अच्छे से याद रखना चाहिए। 1942 पे इस पे भी डोमिनेंट स्टेटस का जिक्र हुआ था, तो ये भी हो जाएगा करेक्ट। और नेहरू रिपोर्ट जो है हमारा 28 अगस्त आपका 1928 पे दिया गया था, जिसपे पहली बार हमारा ये जो डोमिनियन स्टेटस है इसका बारे में एक मेमोरेंडम दिया गया था जो डोमिनियन स्टेटस के लिए था। तो हम लोग का देखिए ये भी करेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर ये तीनों ही करेक्ट होगा। देयरफॉर 1 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, with reference to civil services in India, consider the following statements. According to the Constitution, the members of civil services of the center and the All India services hold office during the pleasure of the president. तो देखिए ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही गया है, वो आपका आर्टिकल 510 में है, सॉरी आर्टिकल 310 पे ये मेंशन किया गया है। एंड फिर आपका आता है ऑप्शन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स that a civil servant cannot be dismissed or removed except after an inquiry in which he has been given an opportunity of being heard। तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका आर्टिकल 311 पे मेंशन किया गया है, 311, और ये आपका आ जाएगा आर्टिकल 310। तो इन दोनों आर्टिकल्स में जब ये मेंशन किया गया है देयरफॉर ये दोनों करेक्ट होगा। सो 1 and 2 बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is a correct with reference to the Northeastern Council। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के लिए ये तीनों हमें ऑप्शंस को एनालाइज करना है। तो देखते हैं क्या लिखा है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो पहले ही तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिख दिया, सो वी कैन से दैट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। द गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर इट्स मेंबर्स। तो हाँ ये तो सही है, आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जितने भी स्टेट्स हैं सभी 8 स्टेट्स के गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स सभी इस एनईसी के मेंबर्स हैं, सभी इस एनईसी के नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। और फिर ऑप्शन नंबर 3, द यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एनईसी। तो यस ये भी आपका करेक्ट है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एनईसी जो है हम लोग का यूनियन होम मिनिस्टर जी है। तो ये भी हो जाएगा हमारा करेक्ट। Therefore, option number 2 and 3 are correct. So that is option C, 2 and 3 are the correct answer for this given question. उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, an increase in the tax expenditure in the economy may lead to। तो देखिए जो टैक्स एक्सपेंडिचर हमारा इकोनॉमी जो जब टैक्स एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है आपका, ये होता है आपका इंक्रीज इन द टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ये आपका हो जाएगा इंक्रीज इन द टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या, आपका अगर सडनली कुछ प्राइसेस एंड गुड्स सभी का प्राइसेस जो है प्राइस जो है वो अगर इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो ये कैसे कमाया जा सकता है, कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। ये नीचे दिए गए सभी ऑप्शंस में से किसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं इन्फ्लेशन कमाने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट आपको पता होगा, रेपो रेट मतलब जैसे आरबीआई अगर बैंक्स को लोन देता है देन वो हो जाएगा आपका रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट मतलब अगर कॉमर्शियल बैंक से जो आरबीआई है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर वो मनी खुद लोन की तरफ से ले देन वो हो जाएगा हमारा रिवर्स रेपो रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसिंग रिवर्स रेपो रेट कैन नॉट बी यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following statements is correct with reference to SEBI, Security and Exchange Board of India and RBI, Reserve Bank of India। तो इन सभी नीचे दिए गए सभी जो पॉइंट्स इन सबको हम लोग को एनालाइज करना होगा पहले इसको आंसर करने के लिए। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, आरबीआई इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो हाँ ये तो सही है, आरबीआई इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सही है। पर सेबी इज ए नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो देखिए ये जो सेबी है ये भी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ये गलत है। ये यहाँ पे नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दिया गया है, ये गलत है। आपका सेबी इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। उसके बाद है आपका पॉइंट 2, कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई व्हाइल सिक्योरिटीज मार्केट्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। तो ठीक है, ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट है।
उसके बाद आता है फोर्थ, बोथ आरबीआई एंड सेबी कैन हैव रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शंस ओवर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसी में आरबीआई एंड सेबी रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन कर सकता है। तो हाँ, ये भी करेक्ट है। देयरफॉर आपका 2 एंड 3 इज करेक्ट। सो आपका ऑप्शन में क्या है, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर डी में है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following best describes the Global Forest Watch? तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्या है आपका, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका फॉरेस्ट के लिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, इट इज ए बायनियल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये तो नहीं है, ये आपका गलत है। फिर आपका इट क्या दिया है ऑप्शन बी में, इट इज ए डायनामिक ऑनलाइन फॉरेस्ट मॉनिटरिंग। तो हाँ, ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक है, देयरफॉर ये ऑनलाइन फॉरेस्ट मॉनिटरिंग एक है। एंड अलर्ट सिस्टम दैट एम्पावर्स पीपल और एवरीवन टू बेटर मैनेज फॉरेस्ट। ओके, ये तो सही है। फिर उसके बाद देखते हो सी क्या है, इट इज ए फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी फॉर असेसिंग फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो नहीं, ये तो उसके लिए नहीं है, तो ये ऑप्शन सी गलत है। और फिर ऑप्शन डी, इट इज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एम्ड एट प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर रिसोर्सेज। नहीं, ये भी गलत है। देयरफॉर आपका कौन सा आंसर होगा इसका, ओनली बी, दैट इज इट इज a dynamic online forest monitoring and alert system that empowers people everywhere to better manage forest। आप रियल टाइम एनालिसिस ले सकते हो कोई कहीं से भी बैठ के इस ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के थ्रू। therefore 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट इज डायनामिक ऑनलाइन फॉरेस्ट मॉनिटरिंग एंड अलर्ट सिस्टम दैट empowers people everywhere to better manage forest। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 18, क्वेश्चन नंबर 18। which of the following is a correct with reference to the Kaziranga National Park? तो काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए हमें ये तीनों पॉइंट्स को एनालाइज करना है। देखते हैं कि क्या है। इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो हाँ, ये तो आपका करेक्ट है, ईस्टर्न हिमालय ये लोकेटेड है और बायोडाइवर्सिटी भी है, therefore ये करेक्ट है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो यस, ये भी आपका करेक्ट है, ये भी यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। और आता है पॉइंट नंबर 3, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट बर्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो हाँ, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा भी ये रिकॉग्नाइज किया गया हुआ है। देयरफॉर आपका 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। देयरफॉर इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डी में है आपका 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 18 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। Consider the following statements regarding International Fund for Animal Welfare. So it is a global fund under the aegis of World Wildlife Fund for protecting animals and their habitats. और आपका पॉइंट नंबर 2 है, इट इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो देखिए जो इट इज अ ग्लोबल फंड अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, देखिए ये तो आपका गलत है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का अंदर नहीं आता है। उसके बाद आता है आपका इट इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, ये तो आपका सही है, देयरफॉर ओनली 2। तो आपका ऑप्शन में देखिए नंबर 2, जो ऑप्शन नंबर बी है 2 ओनली है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कैन कैप द प्राइसेस ऑफ बोथ ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया। तो हाँ, ये तो आपका सही है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है जो ड्रग्स है उनका जो प्राइसेस और मेडिकल डिवाइसेस, जो जितने भी मेडिकल डिवाइसेस यूज किए जाने वाले हैं उन सभी का ऊपर वो जो प्राइस टैग जो है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ही लगाता है। देयरफॉर ये आपका करेक्ट होगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन ऑप्शन पॉइंट नंबर 2, देयर आर नो रूल्स डिफाइनिंग बल्क ड्रग्स इन इंडिया। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक बल्क ड्रग्स को डिफाइन करने के लिए हमारे इंडिया पे कोई रूल नहीं आया है, सो ये भी करेक्ट है। फिर आता है द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। तो ये तो आपको पता ही होगा बिकॉज अभी रिसेंटली कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो हो रहा था इन सभी वैक्सीन का, इसमें आपने CDSCO का नाम सुना ही होगा। तो इसका ये भी आपका पॉइंट नंबर 3 भी करेक्ट है, देयरफॉर आपका 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। आपका 1, 2 and 3 all the options are correct for this given question. Therefore, this was the end of our this session today.
हम अपने बाकी क्वेश्चन नंबर 21 से हम बाकी जो नेक्स्ट 40 तक जो क्वेश्चन है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन को जो हमने एक्सप्लेन किया, जैसे सॉल्व किया, अगर इसको आपने लाइक किया है देन इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए और सैनिटाइजर, मास्क इन सभी का यूज कीजिए।